पिछले कुछ दिनों से हर चैनल पर, हर अखबार में एक शब्द आप बार बार देखते होंगे, वो है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहा जाता है कि जीएसटी की जमीन पर भविष्य के बुलंद भारत की इमारत तैयार की जाएगी। लेकिन इससे आपको क्या लेना देना? सच पूछें तो रोटी, कपड़ा, मकान हो या फिर कार खरीदनी हो या फिर यूं कहें कि आपकी रोजमर्रा की हर चीज पर जीएसटी का असर पड़ने वाला है। इसलिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जीएसटी है क्या। जीएसटी को बेहद आसान भाषा में समझाने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आया है जीएसटी एक देश एक टैक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो कितने तरह के टैक्स देने पड़ते हैं और कितने सारे टैक्स देने पड़ते हैं? नहीं ना? जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मिसाल के तौर पर जब कोई सामान फैक्ट्री से बनकर निकलता है तो उस पर सबसे पहले चुकानी पड़ती है एक्साइज ड्यूटी, जो कंपनी आखिरकार आपकी जेब से वसूलती है। कई मामलों में ये एक्साइज ड्यूटी काफी नहीं होती है, इसलिए कुछ प्रोडक्ट पर सरकार एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी वसूलती है और ये भी कहने की जरूरत नहीं, आपकी जेब से ही जाती है। अगर इन सामान को बनाने में किसी भी तरह की सेवाएं ली है कंपनी ने तो कंपनी को सर्विस टैक्स भी चुकाना पड़ता है। ये वही सर्विस टैक्स है जो कई बार आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने के वक्त चुकाना पड़ता है या फिर मोबाइल फोन का बिल देखते होंगे, क्रेडिट कार्ड का बिल देखते होंगे तो वहां चुकाना पड़ता है। लेकिन टैक्स का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। आगे कौन कौन से टैक्स लगते हैं ये बताएंगे हमारी सहयोगी दीपाली नंदन। जैसे ही सामान एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है ये एंट्री टैक्स। इसके अलावा जब आप उस राज्य में प्रवेश कर जाएंगे तो उस राज्य के हिसाब से ही आपको चुकाना पड़ेगा वैट, जिसे सेल्स टैक्स भी कहा जाता है। इन दोनों टैक्सेस के अलावा कई मामलों में आपको अलग अलग तरह के सेस या सरचार्ज भी देना पड़ता है। टैक्स का ये भारी भरकम बोझ यही हल्का नहीं होता। अभी आगे आपको और कितने टैक्स देने बाकी हैं बताएंगे मेरे सहयोगी रोहन सिंह। अगर आपके सामान का रिश्ता नाता एंटरटेनमेंट से है तो आपको एंटरटेनमेंट टैक्स चुकाना पड़ता है। कई बार आपको लग्जरी टैक्स भी चुकाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में सामान की खरीद पर आपको परचेज टैक्स भी चुकाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे पंजाब में अगर आप अनाज खरीदते हैं तो इस पर आपको परचेज टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सिर्फ इतना ही टैक्स नहीं है, बल्कि आमतौर पर एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 18 तरीके के अलग अलग टैक्स सामान पर चुकाने पड़ते हैं। वो आप पूछेंगे कि इन सारे टैक्सों का क्या होगा? जी बिल्कुल, अगर जीएसटी लागू हो गया तो ये सारे टैक्स एक झटके में खत्म हो जाएंगे। इन सारे टैक्स की जगह लगेगा सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स, वो है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप पूछेंगे कि क्या टैक्स की संख्या कम होने से टैक्स का बोझ भी कम पड़ जाएगा? जी हाँ, सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि अभी औसतन सामानों पर करीब 24% का टैक्स चुकाना पड़ता है आम लोगों को। लेकिन जब जीएसटी लग जाएगा तो अगर स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से चले तो ये टैक्स का बोझ 24% से घटकर सिर्फ और सिर्फ 17 से 18% का हो जाएगा। यानी पहले जहां 24% टैक्स लगता था वो अब आपको सिर्फ 17 से 18% टैक्स देना पड़ेगा। है ना काम की बात? दीपाली नंदा और रोहन सिंह के साथ लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। एक देश एक टैक्स लागू होने से काफी चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी। कुछ वक्त लग सकता है लेकिन ये होकर रहेंगी। लेकिन ये भी एक सच है कि काफी सारी चीजों की कीमतें बढ़ भी जाएंगी। आखिर जीएसटी लागू होने से क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, आइए आपको बताते हैं। जीएसटी लागू होने से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा, ये तो तब फाइनल होगा जब सरकार ये तय कर देगी कि किस सामान पर जीएसटी के तहत टैक्स की दरें क्या होंगी। इस बीच काफी हद तक संभावना है कि सरकार अरविंद सुब्रमण्यन कमेटी की सिफारिशों को भी आधार बनाए। कमेटी के मुताबिक जीएसटी के तहत टैक्स की न्यूनतम दर 12% रखी जाए और टैक्स छूट का दायरा कम किया जाए। इन सिफारिशों को अगर मान लिया गया तो कई सामान पर जिन पर अभी टैक्स नहीं लगता है या फिर बहुत कम टैक्स लगता है वो महंगी हो जाएंगी। मसलन चाय, कॉफी, कई डब्बाबंद फूड प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। इन प्रोडक्ट पर अभी या तो ड्यूटी नहीं लगती है या फिर जहां लगती है वो मुश्किल से 4 से 6% तक होती है। लेकिन अगर सरकार लोअर रेट पर भी जीएसटी लगाती है तो वो 12% हो जाएगी। इसी तरह जेम्स एंड ज्वेलरी महंगी हो सकती है, जिस पर अभी मुश्किल से कुल ड्यूटी 3% लगती है। रेडीमेड गारमेंट महंगे हो सकते हैं क्योंकि इन पर 4 से 5% का स्टेट वैट लगता है। जिन पे टैक्स बहुत कम लगता है, जिनकी एग्जम्पशन है, उन पे तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अब 12% टैक्स लगा है। जैसे खाने का सामान देख लीजिए, करीब करीब हर एक खाने का सामान सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से बिल्कुल मुक्त है और उन पे जो टैक्स लगता है खाली स्टेट्स का लगता है। ये जीएसटी के अंदर
अगर स्टेट का टैक्स लगेगा तो सेंटर का भी टैक्स लगेगा, तो हो सकता है कि खाने के सामान के प्राइसेस 4-5% ऊपर चली जाएं। एक और चीज जिसका महंगा होना लगभग तय है वो है सर्विसेज, यानी मोबाइल फोन का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल या फिर ऐसी दूसरी सेवाएं महंगी हो सकती हैं, क्योंकि अभी सर्विसेज पर अधिकतम 14.5% सर्विस टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद ये 18% तक हो सकता है। सर्विस टैक्स अभी जो सर्विस टैक्स लग रहा है वो 14% का लगभग लग रहा है, तो ये अगर जब 18% में चले जाए तो उसमें तो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है जो जरूरी एसेंशियल सर्विसेज है उसको कुछ के लिए कुछ ये एग्जेम्पशन या रिड्यूस रेट करेंगे। इतना ही नहीं, आप अभी कंपनियों के भारी भरकम डिस्काउंट का जितना फायदा उठाते हैं, जीएसटी लागू होने के बाद उतना फायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अभी डिस्काउंट के बाद जो कीमत होती है उस पर टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी के तहत छूट के बाद की कीमत पर नहीं बल्कि एमआरपी पर टैक्स लगेगा। मसलन अगर 10,000 रुपए का सामान कंपनी आपको 5,000 रुपए में देती है तो अभी आपको करीब 600 रुपए टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आपको 1,200 रुपए टैक्स चुकाना पड़ सकता है। अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंटेड प्राइस पे जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये पुराना जो सिस्टम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों कोशिश कर रही हैं कि एमआरपी पे टैक्स लगाया जाए, तो हो सकता है कि वो एमआरपी पे बेस करें टैक्स को, तो वो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा और कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। अब बारी है सस्ते सामानों की। अगर आप छोटी कारें या फिर मिनी एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो बता दें कि जीएसटी लागू होने के साथ ये 45,000 रुपए तक सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि अभी इन गाड़ियों पर कुल 30 से 44% तक टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी के तहत इन पर स्टैंडर्ड रेट 18% टैक्स लगने की संभावना है। रेस्टोरेंट का बिल भी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी रेस्टोरेंट में वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगता है, लेकिन जीएसटी के तहत सिर्फ एक टैक्स लगेगा। इसी तरह घर खरीदना हो या फिर ऐसा कोई दूसरा लेन देन करना हो जहां वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगते हैं, जीएसटी लगने के बाद ये सस्ता हो सकता है। एयर कंडीशन पंखे, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि अभी इन पर सामान्य तौर पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगती है, जबकि 14.5% तक वैट लगता है, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ एक टैक्स 17 से 18% लगेगा। मेरी राय में तो पहले देखना चाहिए कि कौन सी अनिवार्य वस्तु हैं जिन पर आप टैक्स कम से कम लगाना चाहते हैं, कि जिससे कि आपका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कम से कम हो, है ना, और उसके बाद फिर आप एग्जेम्पशन तय करें तो ज्यादा अच्छा है। चीजें सिर्फ इसलिए सस्ती नहीं होंगी क्योंकि टैक्स कम होगा, टैक्स की प्रक्रिया सरल होने से भी कीमतें कम होंगी। तो वो कंप्लायंस कॉस्ट अभी क्या है, अभी जो मैंने बताया 12-14 जो भी एजेंसीज है सबके पास अलग अलग जगह में जाने पड़ता है, तो 12-14 जगह में करदाता लोग जाते हैं तो उसका कंप्लायंस कॉस्ट भी 12-14 जगह में हो जाता है, लेकिन वो करके जब एक ही जगह में हो जाएगा तो उसका कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, तो वो उसका भी असर पड़ेगा प्राइस में, उसके लिए भी इन्फ्लेशन कम होगा। हालांकि किस सामान पर कितना टैक्स लगाया जाएगा ये फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी, जिसमें केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, और इस पर अभी लंबी चौड़ी बहस होना बाकी है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। जीएसटी का फायदा सिर्फ कंज्यूमर या इंडस्ट्री को ही नहीं मिलने वाला है, बल्कि इससे माल ढुलाई भी 20% तक सस्ती हो जाएगी, और अगर माल ढुलाई सस्ती हुई तो इसका सीधा असर सामान की कीमतों पर भी पड़ने वाला है। यही वजह है कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री भी जीएसटी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस उम्मीद में कितना दम है, इसका जायजा लेने निकले हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह और रविंदर अरोड़ा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जीएसटी बिल का खास तौर पर इंतजार है, लेकिन जीएसटी के आने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, यही समझने के लिए आज हम एक यात्रा पे चल रहे हैं। हमारे ड्राइवर इस्लाम ने हमें बताया कि सेल टैक्स और एंट्री टैक्स के नाम पर अक्सर ट्रक चालकों को परेशान किया जाता है। कागज लेके चले जाते हैं,
तो 2-2 घंटा 4-4 घंटा पूरी रात भी नहीं आते, सुबह तक आते हैं। फिर वो बोलता है या तो 4,000 दे दो, 2,000 दे दो, नहीं दिया तो चालान कर देते हैं, गाड़ी भी बंद कर देते हैं। हमारे ड्राइवर ने जो परेशानियां बयां की, उसकी जमीनी हकीकत पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर देखने को मिली। यहाँ पिछले 24 घंटों से गुरदीप सिंह सिर्फ इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि एंट्री टैक्स वालों ने उनके माल पर गलत टैक्स लगा दिया है। 5.5 के हिसाब से भर दिया, वो फार्म निकाल दिया और पार्टी बोल दिया कि 3.3 से लगेगा, और जो 5.5 के हिसाब से वो 17,000 रुपया बनता है इनका, और 3.3 के हिसाब से मतलब थोड़ा ज्यादा, आध से थोड़ा ज्यादा हो गया। देखो तकरीबन 40,000 रुपया टैक्स बनता है और इन्होंने 70 बना दिया। और अब जो फार्म एक बार निकल गया वो कैंसिल करवाने के लिए उनको स्कैन कॉपी चाहिए उधर से। शंभू बॉर्डर पर गुरदीप अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं। यहाँ घंटों से ऐसे ट्रकों की लाइन लगी है जो टैक्स चुकाने के लिए रुके हुए हैं। अभी हम सुबह 7 बजे से यहाँ आए हुए हैं, अभी हमें 2-3 घंटे और लग जाएंगे। शंभू बैरियर पर टैक्स कलेक्शन के लिए इस तरह के करीब 12 काउंटर विभाग की तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनमें से सिर्फ 2 ही चल रहे हैं। विभाग का कहना है कि उनके पास स्टाफ की कमी के चलते ही सिर्फ 2 काउंटर चालू किए गए हैं। इसका खमियाजा ट्रक ड्राइवर्स को भुगतना पड़ता है, जिसके कारण उनको लंबी लंबी लाइनें और घंटों इंतजार करना पड़ता है। जो हाल शंभू बॉर्डर का है वही देश के तमाम राज्यों की सीमाओं का है। ज्यादा गाड़ी आ जाती है सेल टैक्स वाले पास, यहाँ फिर जल्दी जल्दी मुहर भी नहीं लगती। 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी लाइन में लगना पड़ता है। हर राज्य में जाने वाली गाड़ियों पर अलग अलग टैक्स, यानी ज्यादा देरी और ज्यादा नुकसान। जो कि हमारा सर्वे हुआ था, टीसीआई फाउंडेशन ने किया था, वो 87,000 करोड़ का हमें लॉस है, जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। अगर हमें दिल्ली से बेंगलोर तक के लिए ट्रैवल करना है तो हमारी गाड़ियों को, हमारी जो बेसिस ऑफ टाइम है, कम से कम 10 से 12 घंटे हमारी गाड़ियां रोड पे रुकती हैं, जिससे कि इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। अब तक हमें कई जगहों पर बैरियर्स का सामना करना पड़ा है। स्टेट एंट्री टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, शुंगिया, न जाने कितनी बार हमें रुकना पड़ा है। अगर जीएसटी आ जाता है तो उम्मीद ये की जा रही है कि इतनी सारी जगहों पे रुकना नहीं पड़ेगा लोगों को और बैरियर्स थोड़े कम होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक अगर सभी टैक्सेस को मिला लिया जाए तो लगभग 26.5% टैक्स देना पड़ता है एक बार ट्रांसपोर्ट अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। जीएसटी के बाद ये परसेंटेज 18 से 21% के बीच हो जाएगा। जीएसटी ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ आसान टैक्सेशन ही नहीं लाएगा, बल्कि यातायात को तेज भी करेगा। उम्मीद है कि इसके बाद माल ढुलाई 20% तक सस्ती होगी। तो अपनी इस यात्रा में हमने देखा कि टैक्स के जाल में फंसा हुआ है एक आम ट्रांसपोर्टर, और अगर पूरे देश में सिर्फ एक टैक्स लगे यानी सिर्फ जीएसटी लगे तो इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का काफी भला हो सकता है और इसका आखिरकार फायदा कंज्यूमर को भी होगा, क्योंकि माल ढुलाई की कीमत में अगर कमी आती है तो इससे चीजें भी ज्यादा सस्ती होंगी। शंभू बॉर्डर से रविंदर के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। मामला सिर्फ सामान की कीमतों का नहीं है, बल्कि टैक्स जमा करने के मामले में भी जीएसटी जिंदगी आसान करने वाला है। जो इंडस्ट्री टैक्स देती है, जो लोग टैक्स की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनकी जिंदगी पर जीएसटी से क्या असर पड़ेगा और कैसे असर पड़ेगा, ये बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जीएसटी का सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्री को होने वाला है, क्योंकि उन्हें जीएसटी युग में अलग अलग तरीके के 18 टैक्स नहीं भरने होंगे। टैक्स भरने की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। इतना ही नहीं, टैक्स का बोझ भी काफी हद तक कम हो जाएगा। जीएसटी के केंद्र में होगा जीएसटीएन यानी जीएसटी नेटवर्क। ये एक ऐसा कॉमन पोर्टल है जहां टैक्स भरने की पूरी प्रक्रिया होगी। इसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। आपको जीएसटी पोर्टल पर जाकर सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके लिए आपको पोर्टल पर जाकर ही अप्लाई करना होगा, लेकिन साथ में पैन जरूरी है। आपके पैन के आधार पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। यही नंबर आपको टैक्स जमा करने, रिटर्न भरने तक में भी काम आएगा। और हाँ, आपको अलग अलग टैक्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। केंद्र और राज्य दोनों मिलके जीएसटी लागू करेंगे। तो केंद्र जो लागू करेंगे इसका नाम होगा सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, और दूसरा स्टेट का होगा राज्य जीएसटी। जीएसटी के बाद अलग अलग टैक्स जमा कराने की झंझट से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा।
करीब 18 तरह के टैक्स की जगह सिर्फ एक टैक्स जमा कराना होगा। इसके लिए आपको बैंक में चालान जमा करना है और चालान की डिटेल जीएसटी पोर्टल पर आपको डालनी होगी। बाकी का काम ये पोर्टल करेगा। टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी आपको इसी पोर्टल पर आना होगा। टैक्स भरने और रिटर्न की प्रक्रिया को कोई दिक्कत न आए, इसके लिए सरकार बड़ी संख्या में निजी एजेंसियों को जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के तौर पर नियुक्त करेगी, जो आपकी हर कदम पर मदद करेंगी। इतना ही नहीं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मोबाइल ऐप भी विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अचानक तब एक बड़ी चिंता उभर कर सामने आई जब सरकार ने जीएसटी लॉ का ड्राफ्ट जारी किया। चाहे वो अर्थशास्त्री हो, टैक्स एक्सपर्ट हो या फिर इंडस्ट्री, हर तरफ इसकी आलोचना शुरू हो गई। जिस तरह से अभी मॉडल लॉ बना है जीएसटी का, उसमें काफी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो ये कि हर स्टेट में एक अपना अलग लॉ बनेगा जीएसटी का, और यूनियन टेरिटरीज में भी बनेगा, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक लॉ बनेगा। तो करीब करीब 31-32 नए कानून बनेंगे, जिसमें कि रेट तो सब वही होंगे, रेट तो सब अलग वही होंगे, मगर 32 अगर कोई पैन इंडिया एंटिटी है, जो कि कई सारी हैं, तो उनको 32 जगह पे रजिस्टर करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सालाना रिटर्न भरने की बजाय हर महीने 4 रिटर्न भरने होंगे। हर राज्य के लिए अलग अलग रिटर्न भरना होगा। किसी कंपनी का कारोबार अगर 5 राज्यों में होता है तो सभी राज्यों में अलग अलग रिटर्न भरने होंगे। हर महीने 4 रिटर्न भरने पड़ेंगे, क्योंकि जीएसटी का रिटर्न एक महीने पे एक नहीं होता, 4 होते हैं। पहले आपको परचेज इनवॉइसेज लोड करने पड़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, फिर बाद में सेल्स इनवॉइसेज लोड करने पड़ते हैं, फिर उनकी मैचिंग होती है, मैचिंग होने के बाद तो रिटर्न भरना पड़ता है, रिटर्न भरने के बाद में पेमेंट होता है। इस वजह से ही इनकी कंप्लायंस बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। यही हाल छोटे व्यापारियों का ही है। जानकारों का कहना है कि जटिल प्रक्रिया का बोझ बैंक, इंश्योरेंस जैसे सेक्टर पर पड़ेगा। साथ में छोटे कारोबारियों को भी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। टेलीफोन कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इनके लिए तो कंप्लायंस बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी काफी दिक्कत हो सकती है कंप्लायंस के अंदर। हालांकि इस मॉडल ड्राफ्ट लॉ पर सभी लोगों के साथ सलाह मशविरा किया जा रहा है और शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव भी कर सकती है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। संसद से संविधान संशोधन बिल पारित करा लेने भर से ही चुनौतियां खत्म नहीं होती। दरअसल असली चुनौती तो संसद से बिल पारित होने के बाद शुरू होती है। जानकारों की माने तो असली राजनीतिक खींचतान तो शुरू होना अभी बाकी है। संसद से बिल पारित हो जाने भर से जीएसटी लागू नहीं होगा। अभी इसे 2 परीक्षाओं से गुजरना है। पहली है राजनीतिक परीक्षा। संसद में पारित संविधान संशोधन बिल को आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा से भी मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं आने वाली, क्योंकि मौजूदा स्थिति में कांग्रेस अकेले सिर्फ 6 राज्यों में शासन कर रही है, जबकि 2 राज्य में वो गठबंधन का हिस्सा है। वहीं भाजपा 8 राज्यों में अकेले और 6 राज्यों में गठबंधन के साथ है। बाकी 9 राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं। इनमें भी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य जीएसटी के पक्ष में हैं। यानी 16 राज्यों का समर्थन आसानी से मिल जाएगा और संविधान संशोधन कानून बनेगा। हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि इसी संसद के सत्र में हम जीएसटी पास करने में सफल होंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों की लगभग उसमें सहमति बनी हुई है। संविधान संशोधन बिल के कानून बनने के बाद सरकार को जीएसटी बिल लाना होगा, जिसमें जीएसटी की बारीकियां शामिल होंगी। इस बिल को तैयार करने में खास तौर से राज्यों के स्तर पर राजनीतिक सहमति बनाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर राज्यों के साथ मतभेद लंबे समय से बने हुए हैं। मसलन जीएसटी के दायरे में कितने टर्नओवर तक के कारोबारियों को लाना है। जीएसटी ड्राफ्ट लॉ का प्रस्ताव है कि 9 लाख रुपए से ज्यादा के सालाना कारोबार को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन जानकार इसे खतरनाक मानते हैं।
मेरे ख्याल पे 10 लाख बहुत ही छोटा होगा, और 10 लाख होने से वेरी स्मॉल बिजनेस जिनको कहते हैं इनका बड़ा मुश्किल होगा। और वो जो टैक्स मैन है, टैक्स का ऑफिसर है, जो इन लोगों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि क्या है इतना छोटे छोटे बिजनेस को संभालना और टैक्स एक जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। अब मुद्दा है कि छोटे कारोबारियों पर किसका प्रशासन होगा, राज्य टैक्स प्रशासन या फिर दोनों। हर राज्यों ने एग्री किया है, कंसेंसस दिया है हमारे वित्त मंत्री को, यूनियन वित्त मंत्री को, कि इस मामले में केवल स्टेट के अधिकार रहनी चाहिए और 1.5 करोड़ के ऊपर आप ड्यूअल कंट्रोल जरूर रखिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस सामान पर कितना टैक्स लगाया जाए। इसे लेकर राज्यों के अपने अपने हित तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे टैक्स का रेट तय हो जिससे महंगाई भी न बढ़े और सरकारी खजाने को नुकसान भी न हो। ऐसे कई संवेदनशील मुद्दों पर बहस तो ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। कि लेजिस्लेशन को फाइनलाइज करने के लिए काफी डिबेट्स होंगी कि किस तरह से टैक्स लगेगा रेस्टोरेंट्स के ऊपर, किस तरह से क्या रेट पे टैक्स लगेगा, 2 रेट होंगी, अगर 2 रेट होती हैं 12%, 18%, तो कौन सी कमोडिटी 12% में जाएगी, कौन सी 18% में जाएगी। ये पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत चलेंगी। जीएसटी के रास्ते में चुनौतियां और भी हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जीएसटी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स भरने की प्रक्रिया काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिन्हें टैक्स भरना है उन्हें इसके बारे में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी हो, नए अकाउंटिंग सिस्टम की जानकारी हो और साथ ही साथ इसके बारे में पर्याप्त जागरूकता भी हो। जीएसटी लागू करने से पहले बुनियादी ढांचे का होना बेहद जरूरी होगा। इसमें सबसे अहम है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जीएसटी की खास बात है पेपरलेस टैक्स सिस्टम। हालांकि इसके लिए सरकार ने समय रहते तैयारी शुरू कर दी थी। करीब 3 साल पहले जीएसटीएन यानी जीएसटी नेटवर्क नाम की कंपनी बनाई गई। ये जीएसटीएन जीएसटी के लिए सभी जरूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। इन्फोसिस की मदद से एक कॉमन जीएसटी पोर्टल भी बनाया जा रहा है, जहां टैक्स पेयर टैक्स जमा कर सकेंगे और रिटर्न भी फाइल कर पाएंगे। उसमें करदाता के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, एक ही टैक्स देंगे, एक ही रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन कंप्यूटर के जरिए से बैक एंड में जो बोलते हैं बैक एंड में वो 2 हो जाएगा, एक चला जाएगा केंद्र के पास, एक चला जाएगा राज्य के पास। हालांकि बुनियादी तौर पर ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी हो गया है, लेकिन जब तक संसद से जीएसटी लॉ को मंजूरी नहीं मिलेगी, इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कई सारे सॉफ्टवेयर जीएसटी लॉ के आधार पर ही विकसित किए जाने हैं। जानकारों की माने तो जीएसटी लागू करने से 6 महीने पहले जीएसटीएन का ट्रायल रन शुरू कर देना होगा। इसके अलावा जीएसटी के हिसाब से अकाउंटिंग और ऑडिट की व्यवस्था विकसित करना और इसके लिए जरूरी ट्रेनिंग देना अपने आप में एक बड़ा काम होगा, और इसके लिए वर्कशॉप के जरिए बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने की चुनौती तो सामने होगी ही। कम से कम सरकार को 1.5 साल की जरूरत पड़ती है लगाने के लिए। अभी तक भी अवेयरनेस बहुत कम है। आप व्यापारियों का तो छोड़िए, अपने पॉलिटिशियंस को, बहुत कम पॉलिटिशियंस को पता है जीएसटी चीज क्या है। हालांकि अभी तक जीएसटी की जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, उसके हिसाब से जीएसटीएन ने वर्कशॉप आयोजित कराना शुरू कर दिया है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। उम्मीद है कि जीएसटी की एबीसीडी आपने समझ ली होगी। जीएसटी के बारे में पल पल के अपडेट और सबसे बड़ी कवरेज के लिए देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।